शनिवार में डबल वार। देखिए आपको दो गेम देखने को मिलेगी। पहला मुकाबला होगा लखनऊ में, जहां पे लखनऊ होस्ट करेगी टेबल टॉपर गुजरात, जो जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। और वहीं पे आपको हैदराबाद में हंगामे होने वाले। हैदराबाद खेलेगी पंजाब के सामने, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। सबसे पहले लखनऊ और गुजरात के बारे में बात करेंगे। लखनऊ के पास ना चैलेंजेस बहुत है। जरूर लास्ट के 2 मैचेस में लगातार जीत मिली, लेकिन पिछला मैच केकेआर के सामने जीती थी सिर्फ 4 रन से। एक शॉट दूर थी मतलब केकेआर जीत से। अच्छा खेल रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गैप फिल करने की जरूरत है। लेकिन सामने कौन है? गुजरात। गुजरात ने लगभग सभी गैप्स फिल करके रखे हुए। इक्का दुक्का चीजें हर टीम की रहती है, उनकी भी, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, इसीलिए टॉप पे है। लखनऊ के सामने सबसे बड़ा सवाल उनका कप्तान किस तरह से कप्तानी करेगा इस मैच में, किस तरह से फॉर्म लेके आएगा। सिर्फ 19 रन बनाया अभी तक, सबसे महंगा खिलाड़ी है, तो निगाहें उनके फॉर्म पे और उनके हर डिसीजन मेकिंग पे रहेगी। तो चलिए पहले लखनऊ की बात करेंगे। ऋषभ पंत पे निगाहें रहेगी सबकी कि वो किस तरह से गेम को चलाते हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ना अगर रन नहीं आए तो खुद की कप्तानी पे भी असर पड़ता है। तो यहां पे ना बात पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से टेक्निक से, किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर आके ना वो लेग साइड पे खेले, जो उनकी ताकत है। लेकिन अब धीरे धीरे बात आएगी उनके कॉन्फिडेंस की, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि केकेआर के सामने बैटिंग करने को नहीं आए, सबको आगे भेजा, क्योंकि वैसे ही बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो गई थी, पर अपनी बल्लेबाजी को मैदान में लेके नहीं आए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि उतने ज्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक पारी की जरूरत है और फिर बाद में वापस आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद लखनऊ और उनके फैंस को रहेगी, खुद ऋषभ पंत को भी रहेगी। लेकिन यहां पे ना किस तरह से सामने जो चैलेंज होगा ना उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि ये जो बॉलिंग यूनिट है गुजरात की, वो हर एक प्लेयर के बारे में प्लानिंग करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत के सामने भी प्लानिंग लेके आएगी। राशिद खान जैसा गेंदबाज है, साथ में साई किशोर जैसा गेंदबाज है। वहीं पे अगर तेज गेंदबाज भी है ना, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बाकी जो गेंदबाज भी हैं वो अच्छी गेंदबाजी करे और प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी रहती है। तो एक और चैलेंज है ऋषभ पंत के सामने, ये छोटे छोटे चैलेंज को काउंटर करना होगा। एक इनिंग में अगर विस्फोटक पारी आ गई तो फिर बाद में इनका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, लेकिन उन पे निगाहें जरूर रहेगी। दूसरी लखनऊ के लिए निगाहें रहेगी 2 खिलाड़ियों पे जिनका फॉर्म बहुत अच्छा है। निकोलस पूरन बेस्ट ओवरसीज बल्लेबाज, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। दूसरा निकोलस पूरन के साथ मिचेल मार्श है। मिचेल मार्श जितना अच्छे रन बना रहे हैं, ऐसा लोगों को लगा नहीं था सीजन से पहले। इवन मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे लगा कि स्पिनर उनको पकड़ लेंगे। अभी तक वैसा हुआ नहीं है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी 180 का है, 200 से ज्यादा रन बना दिए दोनों ही खिलाड़ियों ने। ये सेटअप समझ में आता है ना लखनऊ का कैसा है। ओवरसीज बल्लेबाज है जिन पे ज्यादा दारोमदार है। निकोलस पूरन, माकरम, ये मार्च की बात कर लीजिए, वहीं पे आपके पास डेविड मिलर आ जाते हैं। लखनऊ की एक थोड़ी सी चिंता है ना उनकी गेंदबाजी में है, और 3 फास्ट बॉलर उनके, आवेश खान, आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर। पिछले मैच में तीनों ने मिला के 12 ओवर डाली, अपना फुल कोटा खत्म किया, 152 रन दिए, मतलब 13 रन प्रति ओवर। चिंता का विषय तो है ना। जरूर पाटा पेच है, जरूर इंपैक्ट प्लेयर थी पिछले मैच में, वो रूल की वजह से ना रन भी ज्यादा गए थे। लेकिन गुजरात के सामने चैलेंज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे ना कन्वेंशनल क्रिकेट होता है शुरुआत में, और उसके बाद अपने गियर शिफ्ट करती है गुजरात की बल्लेबाजी यूनिट है, खास करके टॉप 3। अब उनके सामने क्या कर सकते हैं? देखिए, जहां पे जरूरत नहीं है ना वहां पे वेरिएशन करना ही नहीं ऐसी टीम के सामने, ऐसा मेरा मानना है। तो आई एम श्योर जहीर खान और उनकी टीम मीटिंग में ये बात हुई होगी। जब जरूरत पड़े तो फिर लाइन उनसे दूर रख दीजिए। साई सुदर्शन भी वाइड लाइन में जब सेट हो जाते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं। स्लोअर वन ज्यादा आएगा शुभमन गिल के सामने तो वो थोड़ा बाद में परेशान होते हैं। सेटअप की तो मैंने बात की है कि अगर इन स्विंग डाला जाए शुरुआत में, जैसे जोफ्रा आर्चर ने आउट किया था, वैसे तो कर ही सकते, लेकिन सेट होने के बाद ये जो थोड़े बल्लेबाज है, चाहे वो रदरफर्ड है, उनके सामने भी वाइड लाइन का इस्तेमाल कर सकते। तो वेरिएशन से ज्यादा लाइन का इस्तेमाल और कंट्रोल वो लेंथ का लेके आएंगे इनके सामने, क्योंकि अनकन्वेंशनल गेम तो शुरुआत में नहीं खेलते ना ज्यादातर गुजरात के खिलाड़ी। तो ये बात का ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी नसीहत लखनऊ के गेंदबाजों की। चलिए फोन हाथ में ले लिया, मतलब प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। लखनऊ की अगर प्लेइंग 12 पे नजर डालेंगे तो एडम माकरम, मिचेल मार्श दोनों अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, पर यहाँ पे ना गुजरात के सामने स्पिन का चैलेंज आ सकता है। मैं शायद ये देख सकता हूँ कि शाई किशोर ना उनके सामने शुरुआत भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी ड्राई पिच हुई तो। उसके बाद निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, उन पे निगाहें रहेगी किस तरह से फॉर्म में वापसी करते हैं। डेविड मिलर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद और शार्दुल ठाकुर, ये आपके टॉप 8 हो गए। उसके बाद दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान और आकाशदीप, ये आपके टोटल 12 खिलाड़ी हो गए। अब इसमें ना पिच के मुताबिक भी बात चलेगी कि अगर थोड़ी स्लो पिच है जो आप नहीं देना चाहेंगे गुजरात के सामने, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, चाहे वो साई किशोर हो गए, राशिद खान हो गए, जयंत यादव, उनके बारे में भी वो सोच सकती है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ना। तो
अगर वैसी जो पिच है, जो थोड़ी सी हार्ड पिच, अच्छी बाउंस वाली, तो फिर आप स्पिनर की तरफ जो इनके पास सिद्धार्थ है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये 2 स्पिनर है हो गए उनके पास, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई। भाई परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा ना, अब तो आप सीनियर गेंदबाज है। एक ज़्यादा वेरिएशन करने जा रहे हैं लेग स्पिन की तरफ, नई चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। एक एरिया पकड़ के भी डालेंगे ना, कई बार तो चीज़ें सिंपल रखना सबसे बढ़िया होता है, तो चीज़ें सिंपल रखिए आप। गुजरात की बारी, देखिए गुजरात टॉप पे है और पहला मैच हारी थी पंजाब के सामने, उसके बाद 4 मैचेस लगातार जीती है और चारों 4 में से ज्यादातर आप विन कहेंगे ना, कन्विंसिंग विक्ट्री देखने को मिली है, चाहे वो अपने घर में, चाहे वो ट्रैवल करके। सो ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। आगे इसे मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए उन्हें क्या करना होगा? देखिए भाई सीधी सी बात है, उनके जो मेन जो वेपन है वो उनकी गेंदबाजी में है। गेंदबाजी में 6 गेंदबाजों से खेल रहे हैं और उसी पे ज्यादा दारोमदार है। लेकिन जो टॉप हेवी टीम है ना ये गुजरात, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर उनके साई सुदर्शन रन नहीं बनाएंगे, जो भी उनके हाईएस्ट रन स्कोरर है, जॉस बटलर रन नहीं बनाएंगे और शुभमन गिल का बल्ला नहीं चलेगा, तो आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। तो इनको ये तीनों पे जो दारोमदार रखा है उससे कंटिन्यू रखना होगा, तभी इनकी सक्सेस की जो स्टोरी वो चलती रहेगी। और गुजरात के लिए 2 साई ना बड़े कमाल के हैं, एक तो साई सुदर्शन और एक साई किशोर। साई सुदर्शन देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि भाई इस लड़के को देखना है कि आपको तीनों फॉर्मेट मिले भारत के लिए, उस तरीके की टेक्निक लेके आता है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। निकोलस पुरन के बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज में तो यार नंबर 2 पे है, वैसे भी ऊपर की फेरिस में आ गए ना भाई, अब तो रेस में आ गए वो ऑरेंज कैप की, तो उस लिहाज से बल्लेबाजी चल रही है। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, 150 का स्ट्राइक रेट है। ये तो उनकी टेक्निक की बात हो गई, माइंडसेट भी कमाल का ना, लैप शॉट उसी को लगाते हैं जो हार्ड लाइन डालता है। अब साई किशोर की बात करेंगे, बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन दी आईपीएल। भाई मैं तो ये मानता हूँ, लंबे कद का है, जिगरा बहुत बड़ा है, किसी को भी मतलब डर के गेंदबाजी नहीं करता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी हो। शिमरन हेटमार के सामने भी देखा था ना, वो कैच पकड़ लेते ना तो उनकी विकेट शुरू में ही आ जाती। ऑफ स्टंप के बाहर वो एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं। इनकी यूएसपी क्या है? देखिए मुझे लगता है कि एक तो कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेंथ बहुत अच्छी पकड़ के डालते हैं, आर्म बॉल बहुत बढ़िया है, गेंद को घुमा भी सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कैरम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर में थोड़ा रेयर है। वो एक बहुत सारी क्वालिटी ना इनको बाकी लेफ्ट आर्म गेंदबाजों से बहुत मुख्तलिफ बनाती है। एक और बार उन पर जिम्मेदारी रहेगी। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी ये इनकी ताकत है, चाहे वो मोहम्मद सिराज का फॉर्म हो, प्रसिद्ध कृष्णा का इंप्रूवमेंट हो, साई किशोर का कद बड़ा करना हो इस सीजन, सब कुछ है इनके लिए। और राशिद खान का अगर फॉर्म जो पिछले मैच में बेहतर लगा, अगर वो आगे बेहतर होता जाएगा तो कमाल है। इसके बाद जो लड़का आता है, कुलवंत खजरूलिया आया लास्ट मैच में, उसने भी रियान पराग को आउट कर दिया, अरशद खान ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया, और एक और लड़का बाहर बैठा हुआ है जयंत यादव, ऑफ स्पिनर है। सामने तो 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ना, चाहे वो ऋषभ पंत की बात करें, डेविड मिलर की बात करें और निकोलस पुरन जो इन फॉर्म है, तो उनके सामने मैचअप के लिए बहुत बढ़िया इनके पास गेंदबाजी है। लेकिन चैलेंज है ना होगा, क्योंकि निकोलस पुरन का फॉर्म है, उनके सामने किस लाइन से गेंदबाजी करते हैं, क्या वो ऑफ स्टंप के बाहर एंगल करके लेके जाएंगे? मोहम्मद सिराज वो अच्छी लाइन है अगर वो शुरुआत में आ जाते हैं, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं निकोलस पुरन, वो एक बढ़िया है। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा का बाउंस है, वो परेशान कर सकता है निकोलस पुरन को। और अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गए साई किशोर, क्या वो कैरम बॉल या एंगल अवे कर सकते हैं उनके सामने गेंदबाजी? ये एक चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और साथ ही में मिचेल मार्श की अगर बात करें, मिचेल मार्श ना अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, खास करके फास्ट बॉलर के सामने, तो क्या लॉन्ग ऑन रख सकते शुरुआत में? और अगर नहीं तो फिर लेंथ में बहुत प्रिसाइज रहना ये बड़ा ज़रूरी होगा, और कोई भी रूम ना देना मिचेल मार्श के सामने, और उनके पैड्स को और स्टंप्स को अटैक करना जितना ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो वो एक प्रिसाइज प्लान करना ये बेहतर रहेगा गुजरात के लिए। तो चलिए सीधा प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं थी, मुझे लगता है कि इस मैच में ना उनकी जगह बन सकती है, क्योंकि सामने ना एक तो ये खुद ऑफ स्पिन डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और सामने की टीम में 3 लेफ्ट हैंडर है। मैंने जयंत यादव के बारे में बात किया था, लेकिन उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर है। सो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, शरफिन रदरफर्ड, शाहरुख खान, राहुल तिवतिया और फिर राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, और फिर एक और पैर इम्पैक्ट सब में अरशद खान। तो मेरे हिसाब से ये मोटा मोटा प्लेइंग 12 बन सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अब देखिए गुजरात और लखनऊ के बीच में ना, तो ये तो जाहिर सी बात है कि गुजरात बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं जाऊंगा इस मैच में लखनऊ के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ना कोशिश करेंगे कि इनकी जो कन्वेंशनल बल्लेबाजी है जो गुजरात की है उसको पकड़ने की कोशिश करें। एक बार वो पकड़ लिया और एक बार अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल गए तो फिर गेम लखनऊ के हाथ में आ सकती है। तो नए बॉल से कैसी गेंदबाजी करती है लखनऊ, ये देखना जरूर होगा। मैचअप की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज बनाम मिचेल मार्श। मिचेल मार्श टॉप फॉर्म में है,
और यहाँ पे हैदराबादी घोड़ा भी बहुत तेज भाग रहा है, तो वो जो स्क्रैम्बल सीम से गेंद अंदर आती है ना, उस पर मेरी निगाहें रहेगी कि आप सेट करके करके आगे वाली लेंथ पे आउटस्विंग डालिए, ये बताइए कि मैं आपको आउटस्विंग डालता हूँ और फिर बाद में कट करके अंदर वाली गेंद, वो क्या सेटअप करेंगे ये मैं देखना चाहूंगा। दूसरा, साई किशोर वर्सेस मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, ये मैचअप ना शायद लोग ज्यादा बात ना करें, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि ये मैचअप किस तरह से जाता है। और अगर वैसा हुआ तो फिर गुजरात आगे निकल जाएगी, और नहीं हुआ तो फिर लखनऊ कहेंगे बड़े अदब से हम गेम को आगे लेके जाएंगे। तो ये दो मैचअप हैं जिसपे मेरी निगाह रहेगी। पिछले साल की फाइनलिस्ट कहां पे बैठी है? एकदम नीचे नीचे, एकदम पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान पे सनराइज हैदराबाद। आज खेलेगी हैदराबाद में पंजाब के सामने, ये मुकाबला होगा अपने ही घर में। देखिए चैलेंज तो अलग अलग है ना, एक तो खुद का बैलेंस नहीं बैठ रहा है, वहां पे जो खिलाड़ी पे जिन पे ज्यादा दाम लगाया, जिनको रिटेन किया वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभिषेक शर्मा जैसा जो खिलाड़ी एक्साइटिंग टैलेंट है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब जो पिच भी है ना थोड़ी स्लो मिल रही है, उनको स्लो पिच नहीं चलेगी, तो वो भी एक मसला है, वो भी एक चैलेंज है। लेकिन सामने जो जीता है ना पंजाब, सीएसके के सामने पिछला मैच जीता था, और सब ने एक ही लड़के के बारे में बात की, प्रियांश आर्या। और क्यों ना हो, देखिए यंग लड़का है, 100 बनाता है पंजाब के लिए, और पहले भी हुआ है। पॉल वल्थाटी ने पंजाब के लिए शतक लगाया था, हमारे साथ खेला अंडर 19 इंडिया। उसके बाद उसका करियर पैमान नहीं चढ़ा, अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी था, लेकिन उम्मीद रहेगी कि प्रियांश आर्या का करियर बहुत आगे जाए। बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। इस मैच में ना वो किस तरह से फील्डिंग करता है, वो किस तरह से बैटिंग करता है, हर एक शॉट पे निगाहें रहेगी, होनी भी चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद जिसके बारे में बात हो रहा था कि 300 रन बना देगी, 200 रन के लिए स्ट्रगल कर रही है, उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा क्वेश्चन में आया है। अब वो आगे जाके जो पिछले मैच में 150 पे ऑल आउट हो गई, तो किस तरह से उन्हें पिच मिलेगी ये भी देखना होगा। अच्छी पिच उन्हें चाहिए। दूसरा, उनका अप्रोच क्या है, जाके सिर्फ बड़े शॉट खेलना, तो क्या कर सकते हैं? दिक्कत है ना भाई कि उनका ओपनर भी नहीं चल रहा है, पावर प्ले में ही 2-2 3-3 विकेट गंवा रहे हैं, और इस वजह से वो मोमेंटम को जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो एक तो या तो शुरुआत में ट्रेविस हेड में से दोनों में से एक बल्लेबाज कहे कि यार मैं थोड़ी देर ना 1 या 2 ओवर की पार्टनरशिप करने को देख रहा हूं, और दूसरा बल्लेबाज ना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, जैसा कर सकता है। क्या वो कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि दोनों का अटैकिंग अंदाज है। इसी वजह से तो उन्हें जो नाम मिला है, शोहरत मिली है हैदराबाद टीम को पिछले 1-1.5 साल में, वो इसी वजह से मिली है। क्या उसे बदलना चाहिए? मुश्किल काम है। अगर वो नहीं बदल सकते तो क्या कर सकते हैं? इसी अंदाज में खेले, और क्योंकि पैट कमिंस नंबर 8 पे आते हैं, एक और बल्लेबाज कर दीजिए और पैट कमिंस को 9 नंबर पे लेके आइए, और कहिए कि अभिषेक शर्मा ना वो थोड़ी सी गेंदबाजी कर लेंगे, उनसे 3 से 4 ओवर निकलवाइए, और एक और बैट्समैन अगर एक आध ओवर डाल सकता है तो फिर अगर 4 गेंदबाज है तो भी इनका काम चल सकता है इसी अंदाज से। तो ये एक विकल्प है जो ये कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी जैसा खिलाड़ी है ना, उसका काम रहेगा कि लंबी पारी खेले, या तो फिर कमिंडो मेंडिस जैसा खिलाड़ी है, ये दोनों अच्छे अप्रोच के साथ लंबी पारी खेले, बाकी सब तेज बल्लेबाजी करें। अभिषेक शर्मा जो 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अभी तक सिर्फ 51 रन बनाए। आईपीएल बहुत लगभग आधे आईपीएल की तरफ जा रहा है, हाफ वे स्टेज, एक भी छक्का नहीं मारा है, बड़ा मुश्किल है। अगर आपका वो खिलाड़ी जिसको आपने रिटेन किया है उस उम्मीद में कि ये इंटरनेशनल में रन बनाता है, हमारे लिए भी रन बनाएगा, और अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत तो आती है। उम्मीद यही